हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज शुरू करते हैं। आज की क्लास में संभव टेस्ट 40 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट हम करते हैं। देखिए, पुलितजकर पुरस्कार, जिन लोगों ने करंट अफेयर्स की वीडियो देखी होगी तो उन्हें जो है राष्ट्रीय पुरस्कार कंप्लीट पढ़ाए जा चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार चल रहे हैं, और उसमें हमने पुलितजर कहिए या पुलितजकर पुरस्कार पढ़ा दिया है। आप लोगों को याद भी आ रहा होगा कि यासीन ने चन्नी को क्या भेजा था, तार भेजा था, और उसमें क्या भेजा था, अपनी फ़ोटो भेजी थी, यानी कि पिक्चर भेजी थी। यासीन ने चन्नी को तार भेजा था और अपनी पिक्चर भी भेजी थी। आप यहीं पे उसको लिख सकते हैं कि 2020 में किसको मिला। इससे क्या होगा कि आप कंपेयर कर सकेंगे कि कभी पलट के पूछ भी लिया जाए 19 वाला तो आपको पक्का याद आ जाएगा देखने से, जब आप इसके साथ पैरेलल लिखेंगे कि अच्छा इसको 2019 में वॉल स्ट्रीट जर्नल को मिला था, राइटर्स को मिला था और न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला था, और 2020 में यासीन ने चन्नी को तार भेजा, उसमें भी पिक्चर भेजी थी। तो आगे बढ़ते इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन होंगे आपके जो रिलेट करा दिए जाएंगे। उससे क्या होगी कि आपकी करंट पे अच्छे से आप पकड़ सकेंगे। जब आपको पीछे का याद रहता है तो उस पर आगे की भूमिका बनानी है और आगे का याद करना बड़ा आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 139, अभिनंदन वर्धमान, जिन्होंने MiG-21 से पाकिस्तान फाइटर प्लेन F-16 को मार गिराया था, को 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया है। तो इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान की किस फाइटर प्लेन को मार गिराया। तो F-16 किसको मार गिराया, F-16। तो इसमें हम याद करते हैं थोड़ा सा वीर चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली ये बहुत लोगों को दिया जाता है, इसलिए इस तरीके से पूछा जाना इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता। कोई ज़्यादा खास घटना होती है तो देखिए अभिनंदन वाली कितनी खास घटना थी, पूरे देश में जो है देशभक्ति की लहर दौड़ गई थी। अभिनंदन वर्धमान का नाम सुनते ही आपको उनकी बड़ी बड़ी मूंछ वाली तस्वीर याद आ जाती होगी। तो देखिए, अगर हम बात करें वीरता चक्र की तो 1950 में प्रारंभ होता है। ये 1950 से वीरता चक्र पुरस्कार प्रारंभ होता है, लेकिन प्रभावी तरीके से 1947 से माना जाता है। यानी कि प्रभावी कब होता है, 1947, लेकिन प्रारंभ कब होता है, 1950 में। इसमें जो है हम अगर क्रम की बात करें कि किस क्रम में होता है ये, तो आपका सबसे बड़ा होता है परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र। यानी कि सबसे बड़ा परमवीर, फिर महावीर, फिर वीर, ये तीसरे नंबर का आपका होता है। तो परम, महा और वीर। देखिए वीर सब में लगा है तो जो छोटा होता है वो पीछे रहता है, तो वीर सबसे नीचे है। परम भगवान है, सबसे बड़ा है, तो परम सबसे बड़ा है तो पहले नंबर पे होगा। और महावीर एक नाम है और महावीर जैन धर्म से संबंधित भी है, तो ये बीच में आ जाते तो सेकंड नंबर के। अब अशोक चक्र की हम बात करते हैं तो 1952 से प्रारंभ होता है, 1952 से। देखिए वीरता चक्र 1950 से प्रारंभ होता है और अशोक चक्र 1952 से। इसको जब पहली बार 1952 में शुरुआत इसकी की जाती है तो इसका नाम रखा जाता है अशोक चक्र फर्स्ट, अशोक चक्र सेकंड और अशोक चक्र 3। लेकिन पता नहीं ये सरकार को जमा नहीं कि अच्छा नहीं लगा, जो भी कारण रहा होगा, 1967 में इनका नाम बदल दिया जाता है और नाम रख दिया जाता है अशोक चक्र। अशोक चक्र आपको दिख ही रहा है। और दूसरे नंबर पे फिर क्या आ जाता है, फिर कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र, और उसके बाद शौर्य चक्र। ये 3 नाम हो जाते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड को कन्वर्ट करके क्या हो जाता है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। इन सभी में यानी कि 6 पुरस्कार है, इनका अगर कभी क्रम पूछ लिया जाए तो आप इसको भी सिस्टमेटिक कर सकते हैं, जिसको आप नोट कर सकते हैं। पहले नंबर पे परमवीर चक्र, उसके बाद अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर अशोक कीर्ति चक्र,
फिर वीर चक्र, फिर अशोक शौर्य चक्र कहिए या शौर्य चक्र कहिए, इस तरीके से इनका क्रम है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल वाइल्ड लाइफ जेनेटिक रिसोर्स बैंक, भारत का प्रथम आनुवंशिक संसाधन बैंक, हिंदी में कहे और इंग्लिश में डायरेक्ट ऐसे भी दे के पूछा जा सकता है। आपको यहाँ दोनों शब्दावली इसलिए दी है क्योंकि इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं होती, जो हिंदी माध्यम से एग्ज़ाम देते हैं उनको दिक्कत होती है कि भारत का प्रथम आनुवंशिकी संसाधन बैंक पूछ लिया जाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर वही चीज़ कन्वर्ट करके दे दिया जाए इंग्लिश को हिंदी में कि नेशनल वाइल्ड लाइफ जेनेटिक रिसोर्स बैंक स्थित है, तो हो सके कन्फ्यूज़न हो, तो दोनों आपके सामने रख दिए गए हैं। ये हैदराबाद में स्थित है और देखिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें भारत के जो लुप्त प्राय वन्य जीव हैं उनकी जीवित कोशिकाओं और युग्मकों और भ्रूणों को संरक्षित किया जा सकता है, ताकि मान लिया कोई प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो बाद में भी उसका बनाया जा सके, उसके जीन से, उसकी सेलों से, उसी तरीके से उसको संरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में सदी का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण कब घटित हुआ? ये देखिए सदी का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो ये 27 से 28 जुलाई 2018 को अटैक्यू। अब आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि आपसे ये तारीख हटा के 2018, 2016, 2019, 2020 ऑप्शन इस तरीके से भी रह सकता है। तो सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण था तो ये अटैक्यू था कि नहीं? अटैक्यू था, एकदम सबसे लंबा था। इसके बाद सदी का कोई इससे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा तो ये किस सेकंड नंबर का हो जाएगा, और इससे जो लंबा होगा वो फर्स्ट नंबर का हो जाएगा। तो 2018, 27, 28, 8 का 18, ठीक है, 2, 27, 2, 2। आप 2018 के बीच में से ये हटा दीजिए। आप 2018 ऐसे लिख रहे हैं, इसको हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 28, ठीक है ना। जूली सबसे लंबे पूर्ण चंद्र ग्रहण पे अटैक्यू मोड में थी। आगे देखिए, हाफमैन कप के पुरुषों और महिलाओं के मिश्रित टेनिस टूर्नामेंट 2019 ब्रिटेन ने किस देश को हराकर चौथी बार ये खिताब पर कब्जा किया? देखिए कौन जीतता है? ब्रिटेन। किसको हराता है? फ्रांस को हराकर। ये 2018 का टूर्नामेंट है जो 19 में दिया गया है, 19 में मतलब हुआ है, और अब जो है आपका 2019 का भी आ चुका है जो 2020 में हुआ है। 2020 में ये आया है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। हाफमैन कप को कौन जीता? जीत की अगर हम बात करें तो स्विट्ज़रलैंड है, और हार की अगर हम बात करें तो हारा कौन है? तो जर्मन है, यानी कि जर्मनी। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाफमैन कप संबंधित है, इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसका आपका आंसर होगा टेनिस। हाफमैन किससे संबंधित है? टेनिस, यानी कि हाफ आदमी क्या खेलता है? टेनिस। वर्तमान का आपको याद रखना है 2019 वाला, जब खेल खिलाड़ी पढ़ाए जाएंगे तब उस दौरान भी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप याद करना चाहिए याद कर सकते हैं। हाफमैन कप 2019, ये 18 का था जो 19 में मिला है, वो 19 का था, उसका नाम ही था हाफमैन कप 2019 जो 20 में हुआ है। हाफमैन कप यानी कि हाफ आदमी है। हाफ आदमी को क्या कहते हैं? हाफ आदमी को बोलते हैं कि थोड़ा पागल है, इसलिए हाफ मैन है, ठीक है ना, यानी कि दिमाग कम है, हाफ मैन है। हाफ मैन को जो है स्वीट यानी कि मीठा, मिठाई में भी जो है कीड़ा लगा है। हाफ मैन के आदमी की मिठाई में क्या लगा है? कीड़ा लगा है। हाफ मैन आदमी की मिठाई में कीड़ा लगा है, लेकिन वो जान ही नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि पागल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपने यहाँ हाफ मैन देखा, 18 वाला देखा, इसी के पास आप 19 वाला लिख लेंगे। कितना क्लियर कट आपको याद रहेगा, इसको आप खुद ही महसूस कर पाएंगे जब दोनों चीज़ों को एक साथ देखते हुए आप पढ़ते हैं, तो जो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति होती है ना, वो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति नहीं रहती। सॉरी। नेक्स्ट देखिए,
उत्तर भारत में यूनानी चिकित्सा का सबसे बड़ा संस्थान बनाया जाएगा। तो देखिए गाजियाबाद है और पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा है, यानी कि भारत में यूनानी चिकित्सा का सबसे बड़ा संस्थान है कौन सा है, तो ये बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में है। बेंगलुरु वाला सबसे बड़ा है, जो गाजियाबाद में बनाया जा रहा है ये दूसरे नंबर का बड़ा है, लेकिन उत्तर भारत का सबसे बड़ा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये मार्च 2019 में जो है इसको मंजूरी मिली, मार्च 2019। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान CRIUM अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कहाँ है, वो हैदराबाद में है। हैदराबाद में क्या है, CRIUM, यानी कि केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनानी मेडिसिन, आपका ये कहाँ पे है, हैदराबाद में है। और सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान आपका कहाँ है, वो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा संस्थान कहाँ पे है, वो गाजियाबाद में है। ये आपका यूपी स्पेशल का GS भी बन चुका है और आगे भी इसकी पूछे जाने की संभावना है। इसको एम्स के तर्ज पे जो है विकसित किया जा रहा है। आज की क्लास यहीं पर रोक देते हैं, नेक्स्ट को बाकी के क्वेश्चन आगे की क्लास में डिस्कस करे जाएंगे। आप लोग जो है लाइक करिए, कमेंट करिए, जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और जो लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके बाकी टेस्ट सीरीज़ की वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।